Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I am Shravan sir and today we will learn how to identify a subject, an object and a complement in a sentence. कि आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है। साधारण तौर पर हम लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन इसके अलावा भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो कैसे उसको पहचानेंगे, आज कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसको सीख लेते हैं। फिर कभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। ठीक है, फर्स्ट, how to identify subject. See, some examples have been given over here. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं, जैसे noun as a subject. मैं एक एक example दिया हूँ, इसके बाद में और भी example देता हूँ। यहाँ पे पहले एक एक example करके समझ लेते हैं हम लोग इसको कि noun as a subject. तो noun तो आप जानते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के तहत पार्ट्स ऑफ स्पीच जब समझाया था तब भी मैंने बताया था नाउन के बारे में। उसके बाद में भी कई बार चर्चा आई है। सिंपली नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नेम ऑफ एन एक्टिविटीज़। कोई भी चीज़ का जो नाम होता है, चाहे वो भाव का नाम होता है, ठीक है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, और नाउन के बदले में जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो साधारण तौर पर इतना तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं है, उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो आज नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग आते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, एक सेंटेंस है, धीरज प्लेज क्रिकेट। धीरज प्लेज क्रिकेट, धीरज क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो धीरज क्रिकेट खेलता है यहाँ पर है आपका। तो धीरज क्या है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है धीरज। बात समझ में आ रही है ना। तो धीरज प्लेज क्रिकेट यहाँ पे जो है, इसमें धीरज नाउन है। तो इस तरह से जब किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, और सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि किसी सेंटेंस में जो डूयर होता है, जो एक्ट करने वाला होता है, यहाँ पे इस सेंटेंस में धीरज प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, धीरज। तो जो काम करता है, ठीक है, हु इज़ द डूयर इन द सेंटेंस, जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरी बात, जिसके बारे में सेंटेंस में बातें कही जाती है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसके बारे में कह रहा होता है उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय जो है किसके बारे में कह रहा है, ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट हुआ वहाँ पे। उसी तरह से तो ये इस सेंटेंस में यहाँ पे धीरज है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मनीष इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मनीष इज़ गोइंग टू मार्केट, वहाँ मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है, मनीष कर रहा है, तो सब्जेक्ट होगा। तो नाउन सब्जेक्ट होता है। एक तो आइडेंटिफिकेशन इतना क्लियर और इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोग जानते हैं, फिर भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, ठीक है, या वह गाना गाती है, तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो सी क्या है, किसी फीमेल के लिए आया है, ठीक है, फीमेल पर्सन के लिए आया है, फीमेल उसका नाम होता तो वो नाउन हो जाता है। उसके बदले में यहाँ पे जो वर्ड आया है उसको क्या कहेंगे, विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज सेड टू बी प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और गाना गाने का काम कौन कर रही है, शी, तो शी क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो नाउन और प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इन्फिनेटिव, ठीक है, मीन्स नॉन फाइनाइट्स एंड देयर काइंड्स बताया था। इसके बाद इन्फिनेटिव्स पे मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला है, अगर आप नहीं देखे हैं
तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे इंग्लिश विद श्रवण सर, ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं उसको। तो फिर इन्फिनेटिव के बारे में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। उसके यूसेस भी मैंने बताया है सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग स्पेशल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। लेकिन अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लेंगे और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कि इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है देख लीजिए। तो मैंने बताया है कि अगर कोई इन्फिनेटिव, कोई क्लाउज, कोई फ्रेज अगर किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में एक्ट करता है तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो नाउन के रूप में एक्ट करे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर टू एरर इज़ ह्यूमन, एर से एरर बना है, ठीक है, टू एरर से एरर बना है। तो यहाँ पे कहता है टू एरर, ये वर्ब है, एरर नाउन है। तो टू एरर इज़ ह्यूमन, कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है, अगर मनुष्य से गलती होना एक स्वाभाविक चीज़ है। दूसरा, तो यहाँ पे टू एरर क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैं बोला हूँ कि इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, एक फुल इन्फिनेटिव, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। तो वर्ब विदाउट टू आता है किसमें, बेयर इन्फिनेटिव में, और वर्ब विथ टू किस में आता है, फुल इन्फिनेटिव में। तो यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव का एग्जांपल दिया हुआ है कि टू एर इज ह्यूमन। तो टू एर क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। एक्ट किस रूप में कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है टू फॉरगिव इज डिवाइड, टू फॉरगिव इज डिवाइन, सॉरी डिवाइड मैंने कहा, टू फॉरगिव इज डिवाइन मतलब क्षमा करना दिव्य गुण है, ठीक है, या वो डिवाइन मतलब दिव्यता से है, माने अच्छे गुण, दिव्य गुण से मतलब यहाँ पे है। तो टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दिव्य गुण है, देव्य गुण है, देवताओं का गुण है, ऐसा आप समझ लीजिए उसको। तो क्षमा करना, ठीक है। तो टू फॉरगिव यहाँ पे जो आया है किस रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में। और इन्फिनेटिव क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ये तो मैं पहले बता चुका। अब हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसी स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर ये रहता है तो हम क्विक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, कि किसी सेंटेंस में फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में कैसे एक्ट करता है देख लीजिए। हाउ टू सॉल्व इट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, हाउ टू सॉल्व। अब यहाँ पे कि हाउ टू सॉल्व, ये फ्रेज क्या मैंने बताया था, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेज वर्सेस क्लाउज वर्सेस सेंटेंस ज़रूर देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक भी वीडियो मिस मत करिए आप। अगर मिस करेंगे तो एक पर दूसरा आधारित, एक समझ में नहीं आएगा तो आगे वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेज किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड लॉजिकली अरेंज्ड और ग्रामेटिकली अरेंज्ड एंड हैज़ मीनिंग, जिसमें कुछ वर्ड ग्रामेटिकली अरेंज्ड होता है, व्यवस्थित होता है, या फिर तार्किक रूप से वो सजा हुआ होता है और उसका एक अर्थ भी होता है, ठीक है, लेकिन उस पूर्ण अर्थ उसका नहीं होता, उसका अपना अर्थ जाहिर करने के लिए किसी सेंटेंस में प्रयोग होना पड़ता है, ठीक है, आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किस रूप में एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कोई भी फ्रेज, कोई भी इन्फिनेटिव, ठीक है, या फिर कोई भी क्लाउज अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, नाउन के रूप में एक्ट कर रहा होता है तो हम उसको क्या जानेंगे, सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, जनरली वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जाने कि नाउन और प्रोनाउन डायरेक्ट अगर इस्तेमाल होता है तो उसको तो सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट हम जान चुके हैं किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, दोनों का डेफिनेशन भी हमें पता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है या फिर क्लाउज का प्रयोग होता है या फिर फ्रेज का प्रयोग होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस के उससे आप देख लीजिए। तो दो सेंटेंस तो यहाँ मैंने दिया, टू अर इज़ ह्यूमन, तो टू अर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, दूसरा टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। अब ये फ्रेज में आ रहे थे तो फ्रेज में उसमें क्या था कि हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है,
हाउ टू सॉल्व इट। तो हाउ टू सॉल्व इट कैसे सॉल्व करें, इसका अर्थ तो है, ग्रामेटिकली अरेंज्ड भी है, और यहाँ पे किस रूप में एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, क्योंकि एक नाउन के रूप में ये पूरा यूनिट एक नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है कि हाउ टू सॉल्व, ये एक चीज़ है, हाउ टू सॉल्व इट एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, इज़ अ प्रॉब्लम। तो बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ अ प्रॉब्लम किसके बारे में कह रहा है, उसी ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में कह रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस का बाकी जिसके बारे में कुछ कहता है, ठीक है, या सेंटेंस के रेस्ट पार्ट में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावे रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो कुछ भी बात कही जाती है वो किसके बारे में कही जाती है, जिसके बारे में कही जाती है वो सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है। बात समझ में आ रही है। तो हाउ टू सॉल्व इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये जो फ्रेज यहाँ पे आया किस रूप में आया, सब्जेक्ट। अगर मैं दूसरा कहूँ व्हाट टू डू इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्या करें, ये भी एक समस्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इस तरह से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आते हैं क्लाउज एज अ सब्जेक्ट। फ्रेज समझ लिया आपने कि फ्रेज एज अ सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है। अब है क्लाउज एज अ सब्जेक्ट। क्लाउज किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रामेटिकली अरेंज्ड या लॉजिकली अरेंज्ड, हैज़ अ मीनिंग एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। मैंने जो कंपैरिजन मैंने बताया था फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। क्लाउज एज अ सब्जेक्ट। तो क्लाउज किसको कहते हैं, पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन कम से कम उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब फाइनाइट वर्ब क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, उसके एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने एक अपलोड किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा, उसका जो नंबर होगा, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। जैसे ही गोज़ टू मार्केट या गोज़ टू द मार्केट, तो गोज़ वहाँ ही के चलते लगाया, चूँकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए वहाँ पे गोज़ लगाया, वरना गो हो सकता था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो क्लाउज एज अ सब्जेक्ट, व्हाट ही इज़ डूइंग। देखिए ये क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है क्योंकि वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट ही इज़ डूइंग, तो ही यहाँ पे फाइनाइट सब्जेक्ट हो गया, और इज़ ही के चलते इज़ लगा है तो वो फाइनाइट वर्ब हो गया। नहीं तो वहाँ पे कुछ भी लग सकता था, आर लग सकता था, एम लग सकता था, अगर सब्जेक्ट कुछ और होता तो इसलिए फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं। तो ही इज़ डूइंग, व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ नॉट गुड। वह जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वह जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तो वह जो कर रहा है ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और यहाँ किस रूप में एक्ट कर रहा है, नाउन के रूप में एक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से फिर अब है कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट। तो जेरेंड भी मैंने बताया है, नॉन फाइनाइट बताया, तो उसमें नॉन फाइनाइट का ही क्लासिफिकेशन होता है, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जेरेंड एज अ सब्जेक्ट। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जैसे वॉकिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, वॉकिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। तो वॉकिंग ये जो है जेरेंड किसको कहते हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो समस्या हो सकती है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन उसको ज़रूर देखेंगे, उसमें डिटेल में बताया गया है। तो जेरेंड किसको कहते हैं कि जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स V1 + ing किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज़ में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे है वॉकिंग इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। वॉकिंग एक एक्टिविटी का नाम है, तो मैंने बताया था नाउन किसको कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्टिविटी, इमोशन, आइडिया, किसी को भी, ठीक है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स जो होता है वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे वॉकिंग एक एक्टिविटीज़ है, तो एक एक्टिविटी है तो उसका नाम है वॉकिंग इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है।
तो इस तरह से किसी सेंटेंस में अगर नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, फ्रेज, क्लाउज और जेरंड ये आता है तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये भी आप जान लीजिए कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या इन्फिनेटिव हो सकता है या फ्रेज हो सकता है या क्लाउज हो सकता है या जेरंड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो रेफरेंस में काम आएगा आपका बाद में। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट नाउ। अभी तक तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को जाना, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है ये जान गए। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट, क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में क्लाउज क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। जनरली जो सब्जेक्ट जो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जनरली नाउन प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अगर नाउन के रूप में आता है कोई तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ये आपको मालूम है कि जो सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, अगर कोई भी वर्क हो रहा है तो उस वर्क का इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है। ठीक है, या सेंटेंस में व्हाट, हुम करके जो जवाब हमको मिलता है। ठीक है, जैसे ही हेल्प्ड अ गर्ल। ठीक है, तो उसने मदद किया किसको, एक लड़की को। तो जिस मदद किस पे हुआ, उस लड़की पे, मैंने मदद किसको किया, तो उस कार्य का जो प्रभाव पड़ा उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रश्न हो सकता है whom did he help, किसको उसने मदद किया, तो मदद किया अ गर्ल। ठीक है, तो उसका जवाब मिलता है ना कि किसको मदद किया, तो एक लड़की को मदद किया। तो व्हाट और whom करके जो क्वेश्चन करते हैं उसका अगर जवाब सेंटेंस में आता है, सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट, ये आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट कौन होता है, फिर ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज इल, ही सेड दैट ही वॉज इल, तो दैट ही वॉज इल। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, दैट से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ही सेड, उसने कहा। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब हो गया, और रेस्ट क्या हो जाता है, दैट ही वॉज इल, क्या कहा कि वह बीमार है, कि वह बीमार है। तो कि वह बीमार है एक यूनिट के रूप में आ रहा है, जो उसने कहा, तो यहाँ पे नाउन के रूप में एक्ट हो रहा है ना। उसने क्या कहा, वहाँ पे कहने की जगह पे वो राम भी कह सकता था, श्याम भी कह सकता था। ठीक है, बुक भी कह सकता था, पेन भी कह सकता था, लेकिन जो बात कहा गई, जो बात कही गई, ठीक है, वो एक यूनिट के रूप में, नाउन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग को पहले से पता है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता ही है। जैसे आई टॉट रहीम, आई टॉट रहीम, आई टॉट श्याम। ठीक है, मैंने श्याम को पढ़ाया, मैंने रहीम को पढ़ाया, तो मेरा पढ़ाने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, श्याम पर, रहीम पर। तो वो नाउन तो इजी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कि किसी अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आए तो बड़ा आसान है उसको पहचानना। ठीक है, प्रोनाउन भी आसान है, क्योंकि नाउन के बदले में जो आता है, जैसे क्या हो सकता है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में मी हो सकता है, अस हो सकता है, देम हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है, हर हो सकता है, ये सारे प्रोनाउन है। तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आई इनवाइटेड देम,
तो यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। केस और पर्सन का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसके जो फॉर्म बदलेंगे, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे जाता तो उसका कौन सा रूप होगा, उसके चार्ट दिए गए हैं, उसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जानते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई इन्वाइटेड देम, आई सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड इन्वाइट किया, निमंत्रण दिया, ये वर्ब है, और देम क्या है वहाँ पर, ऑब्जेक्ट। फिर इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, वर्ब विथ टू और विदाउट टू। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वी वांटेड टू प्ले, वी वांटेड टू प्ले है ना वहाँ पे, तो वी सब्जेक्ट है, वांटेड मेन वर्ब है, तो ये क्या होगा, टू प्ले ऑब्जेक्ट, खेलना चाहता था, ठीक है। वी वांटेड टू प्ले, हम लोग खेलना चाहते थे, बात समझ में आई। तो इस तरह से इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट होता है। फिर जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, तो जेरेंड किसको कहते हैं, अभी अभी तुरंत मैंने बताया कि V1 + ing जब सेंटेंस में नाउन के रूप में आता है। तो एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, वी लाइक स्विमिंग, वी सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, और हम लोग क्या पसंद करते हैं, तो स्विमिंग, तैरना। तो स्विमिंग यहाँ एक एक्टिविटी का नाम है, नाउन के रूप में एक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, आप उसको हम लोग इन्यूमरेट कर लें। पहला फर्स्ट नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा क्लाउज, चौथा इन्फिनिटिव, ठीक है, और फिफ्थ क्या हो गया, जेरेंड। तो जो सब्जेक्ट हमने जाना था कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, उसी तरह से हमने जाना सब्जेक्ट का सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, कि किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट नाउन एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नाउन एज कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे कि नाउन तो सिंपली हम लोग जानते थे सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह से आता है कि दैट इज़ अ चेयर, ठीक है, दैट इज़ अ चेयर। अब यहाँ पे चेयर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब जहाँ पे एक ट्रांजिटिव होता है कि इंट्रांजिटिव होता है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, जिसका नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दैट इज़ अ चेयर, ठीक है। तो चेयर वो सेंटेंस दैट इज़ वह है, अब वो बात पूरी करने के लिए अदर वर्ड्स के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है, अ चेयर, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, काम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है और चेयर के बारे में कहीं नहीं जा रही है, वो सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ अ चेयर, तो ये चेयर यहाँ पे जो है चेयर नाउन है, लेकिन इस्तेमाल हुआ है उस सेंटेंस की बात को पूरी करने के लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये चेयर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इट इज़ सी, ठीक है। अब इट इज़ यह है, अब उस बात को क्या है पूरा करने के लिए जिन शब्दों का ज़रूरत है, जो बात कहनी है सेंटेंस में, उस बात को पूरा करने के लिए जो अदर वर्ड की ज़रूरत है, उस रूप में यहाँ सी का प्रयोग हो रहा है, इट इज़ सी, इट इज़ सी, यह वही है, ठीक है, यह वही है। कोई किसी गर्ल को रेफ़र कर रहा है या किसी वुमन को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नाउन और प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। फिर एडजेक्टिव एज अ कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, बात समझ में आई। तो ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ है, अब वो बात पूरी करने के लिए कि क्या है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, उसकी बात सेंटेंस की पूरी हो, उसके लिए जो अदर वर्ड की ज़रूरत पड़ी उसमें इंटेलिजेंट आया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट।
फिर इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो इन्फिनेटिव क्या होता है अभी मैंने बताया था, अगर इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावे आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देख लीजिए, द ट्रेन इज टू अराइव, ठीक है, ट्रेन इज टू अराइव। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जो अदर वर्ड्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अदर वर्ड्स के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आई? तो ये इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर आया है, अर्थात नाउ वी कैन से इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज complement in a sentence. We can use noun, pronoun, adjective as a complement in a sentence, as well as we can use infinitive. Are you getting this or not? Now come next, adverb as a complement. Adverb भी sentence में complement के रूप में आता है, जैसे he is here, ठीक है, adverb of place है, वह यहाँ है, ठीक है, वह यहाँ पर है या यहाँ है। तो जो हेयर यहाँ पे आया ये एडवर्ब है और इस सेंटेंस का ये कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई? फिर है प्रीपोजिशनल फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, एडवर्ब, ये तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ ही चुके हैं। तो इससे क्लियर हो गया ये हमारे सेंटेंस के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशनल जो फ्रेज़ होता है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होता है, ठीक है, जिसमें प्रीपोजिशन होता है, जैसे इट इज़ इन द गार्डन, इन द गार्डन प्रीपोजिशन इन आया है, तो इन द गार्डन ये जो फ्रेज़ है प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहलाता है। तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे आया है, इट इज़ इन द गार्डन। नेक्स्ट है जेरंड, ठीक है, ये नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तो आता ही है, क्योंकि ये नाउन का फॉर्म है, मतलब है जेरंड V1 + ing, लेकिन सेंटेंस में नाउन के रूप में जब भी आता है, ठीक है, तो वो जेरंड कहलाता है। तो जेरंड एज ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे आई फाउंड हिम स्लीपिंग, आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको पाया। अब बात पूरी करनी है कि क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा तो सेंटेंस में जो बात कहनी है उसको कंप्लीट करने के लिए जो अदर वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ स्लीपिंग अदर वर्ड्स के रूप में आया है कि मैंने उसे सोता हुआ पाया, ठीक है, मैंने उसे सोता हुआ पाया, आई फाउंड हिम स्लीपिंग। बात समझ में आई? तो इस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होता है ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों से गलती नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज वाले सीरीज़ में जाएंगे तो उस समय सारा फिर से देखेंगे। मैं अभी बेसिक लेवल पे, हालांकि ये एडवांस लर्नर के लिए है, लेकिन हम बेस को पहले जान लें। पहले ये तो जान लें कि ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कौन कौन होता है, ये पता चल गया तो अब हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे और फिर गलतियाँ हमसे नहीं होगी। फिर हमारा स्पोकन और रिटन लैंग्वेज पे इतना कमांड आ जाएगा कि फिर कहीं इफ़ बट वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।